रौनकपुर नाम के गांव में हरिया अपनी पत्नी साधना के साथ रहता था। हरिया की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम कविता था। कविता जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। वो पढ़ाई में हमेशा ही टॉप करती थी और अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। हरिया वैसे तो बहुत गरीब था, परंतु घर से बचा बचा कर वो अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे करता था। हरिया एक कंपनी में वेल्डिंग का काम किया करता था। आज उसे उसके मालिक ने खुश होकर कुछ पैसे ज्यादा दिए थे। हरिया अपनी पत्नी के पास आया और बोला, साधना, मालिक ने मुझे आज 1000 रुपए ज्यादा दिए हैं और ये ले, इन्हें अपने उसी बक्से में रख दे जिस बक्से में हम अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों होते हो? हम उसकी शादी किसी अमीर घर में नहीं बल्कि अपनी ही तरह किसी साधारण परिवार में करेंगे। साधना, तुम देखना, मैं किसी बहुत अच्छे परिवार में उसकी शादी करूंगा। तभी कविता वहाँ पर आती है और ये सब सुनकर कहती है, शादी? किसकी शादी पिताजी? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ बिटिया, तुझे कौन भेज रहा है? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। नौकरी करेगी मेरी बिटिया, नौकरी। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था और कविता का कॉलेज शुरू हो गया था। कविता एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी, मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं सोच रही थी कि शहर में जाकर किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लूं। हाँ बिटिया, तू शहर जाकर जॉब जरूर करना, लेकिन अपने ससुराल में। क्या पिताजी? मैं समझी नहीं। अरे बेटा, वो मेरा दोस्त है ना मुकुंद, जो शहर में रहता है। उसके भाई का बेटा सागर, उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। बड़ा अच्छा लड़का है, इंजीनियरिंग कर रहा है और परिवार में भी ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ भाई और भाभी ही हैं। और फिर एक हफ्ते बाद ही लड़के वाले कविता को देखने के लिए आए। कविता देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। सागर की भाभी ने कहा, भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन दरअसल बात क्या है, सागर के माता पिता तो है नहीं। इनके बड़े भैया ने इन्हें पढ़ाया लिखाया है और इंजीनियरिंग करवाई है और अब इसकी नौकरी के लिए कम से कम 6 लाख रुपए की जरूरत है और हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप यहाँ से 6 लाख दे देते तो वो अपनी नौकरी के लिए दे देता। आखिर आपकी बिटिया की ही काम आएगा, वही तो ऐश करेगी बाद में। बहन जी, 4 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम भला हम कहाँ से देंगे? आप लोग सोच समझ लीजिए। शहर में तो उनके दोस्त की बेटी है और वो तो हमें 6 लाख के साथ साथ पूरा दहेज भी देने को तैयार हैं। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको ये 6 लाख रुपए हम जरूर देंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है भाई साहब, हम अगले हफ्ते ही मुहूर्त निकाल लेते हैं और महीने के आखिरी में शादी कर लेते हैं। ऐसा कहकर सागर और उसकी भाभी विद्या वहाँ से चली जाती है। तभी कविता कहती है, पिताजी, देखा आपने, उसकी भाभी पैसे मांग रही थी। उस लड़के ने एक बार भी मना नहीं किया। पिताजी, मुझे ये लोग बहुत लालची लगते हैं। अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। बताया तो था कि उसके माता पिता नहीं है और बड़े भैया ने उसे पढ़ाया लिखाया है और इंजीनियरिंग करवाई है। इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है बेटा। साधना, जरा बक्से में देखकर बता कि कितने पैसे जमा हुए हैं। साधना अंदर जाती है और सारे पैसे गिनकर बाहर लाती है। अरे, ये तो 2 लाख ही जमा हुए हैं। बाकी के पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? भाग्यवान, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। और इसी तरह दिन बीत रहे थे। शादी का समय पास आ रहा था। एक दिन हरिया अपने सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है तो मुझे 2 लाख रुपए उधार चाहिए थे। आप मेरी पगार से काट लेना। हरिया, तुम्हें इतना बड़ा कर्जा लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम लेना चाहते हो तो ठीक है, शाम को पैसे लेते हुए जाना। हरिया ने 2 लाख पैसे उधार लिए और शादी की तैयारियां कर ली। अब वो दिन भी आ गया जिसका हरिया को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कविता और सागर की शादी हो जाती है। सागर बेटा, ये लो 5 लाख रुपए,
बाकी के पैसे मैं कुछ दिनों में दे दूंगा। अरे पिताजी, ये क्या? आपने तो पूरे पैसे एक साथ देने की बात कही थी। बेटा, मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे दे दूंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन जल्दी पैसे दे देना, मुझे अपनी नौकरी के लिए देने हैं। और इस तरह कविता विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ कुछ दिन तो सब ठीक रहता है। उसके बाद सागर और उसकी बड़ी भाभी कविता को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अरे कविता, तुम्हारे पिताजी को शर्म आनी चाहिए। अपना किया हुआ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही चालाक निकले। बड़ी भाभी, आपको मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ सागर आ जाता है। कविता, मेरी भाभी से धीमी आवाज में बात करो। और क्या गलत कह रही है वो? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तो मेरे पिताजी से आपने दहेज मांगा और ऊपर से ऐसी बातें कहते हो। तुम्हें जितनी बकवास करनी है करो, मगर अपने पिताजी से अगले 15 दिनों में बाकी के पैसे ले आना, वरना अपने घर चली जाओ, समझी? सागर ऐसा कहकर चला गया और कविता रोती रही। कविता ने कुछ सोचकर फोन उठाया और अपने पिता को फोन किया। पिताजी, कैसे हैं आप? बेटा, मैं तो अच्छा हूँ। तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही थी। और तू बता, ठीक तो है ना? पिताजी, मैं ये कह रही थी कि अब आप इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं देंगे। क्या हुआ बेटी, तू ऐसे बात क्यों कर रही है? मुझे बता, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ पिताजी, लेकिन आप इन लोगों को कोई भी पैसे नहीं देंगे। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया। रिया बहुत घबरा गया और अपनी पत्नी से बोला, साधना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी कविता खुश नहीं है। चल जरा उसके ससुराल होकर आते हैं। हरिया और उसकी पत्नी कविता के ससुराल पहुंचते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सागर ने उनसे कहा, पिताजी, आप 1 लाख रुपया लाए हो ना? बेटा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं पैसे पहुंचा दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे अपने सीनियर को पैसे देने हैं। आप 15 दिनों के अंदर ही मुझे पैसे दे दीजिएगा। इतना कहकर सागर वहां से चला जाता है। कविता को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता की इज्जत की वजह से चुप रह जाती है। उधर हरिया अपने घर आता है और पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। अब हरिया ने पैसों के लिए अपना घर गिरवी रखने की बात सोच ली थी। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम घर गिरवी रख देंगे तो हम पैसा कहाँ से चुकाएंगे? हम तो बेघर हो जाएंगे। वो सब बाद की बात है साधना। हरिया इतना कहकर चला जाता है, लेकिन साधना को ये बात अच्छी नहीं लगती। साधना फोन करके कविता को सारी बात बता देती है।